तो देखिए बेटा, अभी आज का जो लास्ट टॉपिक है न्यूक्लियर फ्यूजन, इसमें क्या दिया हुआ है? द प्रोसेस बाय विच टू लाइट एटम न्यूक्लियाई कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल हैवी न्यूक्लियाई while releasing massive amount of energy is called as nuclear fusion। पिछले लेक्चर में आपने देखा था न्यूक्लियर फिशन के बारे में हमने पढ़ा था, जिसमें हमने देखा था कि जो हैवियर न्यूक्लियाई होते हैं वो स्प्लिट होते हैं थोड़ा से लाइट न्यूक्लियाई में, और जिसके वजह से क्या होता है कि बाइंडिंग एनर्जी जो है इंक्रीज हो जाती है और इस प्रोसेस में थोड़ी बहुत एनर्जी रिलीज भी होती है। तो वो जो प्रोसेस था उसको न्यूक्लियर फिशन कहा गया था। अब न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या होगा? दो लाइट न्यूक्लियाई, जैसे कि हाइड्रोजन है ना, दो प्रोटॉन्स कहा जाएगा 1h1 हाइड्रोजन एटम, जब आते हैं करीब एक दूसरे के, है ना, और एक दूसरे के जब करीब आके एक दूसरे में फ्यूज़ हो जाते हैं, तो भाई जब वो एक दूसरे के करीब आके फ्यूज़ हो जाएंगे तो उस फ्यूजन के बाद जो एक नया न्यूक्लिया बन जाता है फिर वो। और इस प्रोसेस में जैसे कि आपको मालूम होगा कि जो 1h1 होता है उसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा कम होती है, 1h2 की 1h3 ज़्यादा, और अगर हीलियम की मैं बोलूँगा तो और ज़्यादा। तो हम लोग ने देखा था कि देखो जैसे जैसे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बढ़ता है, हमने क्या बताया, मास क्या होता है, कम होता है। अब उसके वजह से क्या होता है, जब मास कम होगा, मतलब जैसे फ्यूजन के बाद हमको लगा था कि भाई चलो मान लो ये 1 ग्राम ये 1 ग्राम कुल मिला के हो जाने वाला था 2 ग्राम, मगर हुआ तो वो 1.5 ग्राम। तो भाई बोले 1.5 ग्राम हुआ, फिर बोले ऐसा कहाँ गया वो? तो बोले वो 0.5 ग्राम जो है वो एनर्जी में कन्वर्ट होके आगे चला गया, जिसको हम लोग ने कहा था मास डिफेक्ट, जो बाकी बाइंडिंग एनर्जी में कन्वर्ट हो गया था। तो अब ऐसा है कि ठीक है, हम इसी प्रोसेस को इन डिटेल पढ़ने वाले हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, ये सबसे ज़्यादा एनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी देता है। अच्छा एक बात बताओ, अब सिंपल सी तुमको एक बात सोचो तुम, कि एक प्रोटॉन और एक प्रोटॉन जब वो एक दूसरे के पास आएंगे, है ना, तो एक दूसरे को क्या करते रहेंगे? रिपेल करेंगे, है ना। जैसे कि मान लो कि अगर फॉर एग्जांपल ये एक प्रोटॉन है, मैं दूसरा प्रोटॉन फेंक के मार रहा है इसके पास, इमेजिन कर लो ऐसा, तो वो यूं जाके फिर वापस आ जाएगा। क्यों? क्योंकि फोर्स ऑफ रिपल्शन, कूलम्स फोर्स जो है उसको करीब आने नहीं देगा, है ना। फिर आप और जोर से फेंक के मारेंगे, यानी और उसको काइनेटिक एनर्जी देंगे, तो वो और थोड़ा नज़दीक जाके वापस आ जाएगा। और जोर से फेंक के मारेंगे, वो थोड़ा और नज़दीक जाके वापस आ जाए, और जोर से उसकी काइनेटिक एनर्जी देंगे। तो आपको क्या है कि जब आप देखते हैं कि दो प्रोटॉन्स को मर्ज करना है तो उसके लिए ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी लगती है, और अगर ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी लगेगी तो उसके लिए ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ टेम्परेचर लगे, तब जाके ये कूलम फोर्स को क्या कर सकता है? ओवरकम कर सकता है। और फिर एक वक्त ऐसा आएगा कि इट विल रीच टू द रेंज ऑफ 10⁻⁹ मीटर, मतलब बहुत नज़दीक आ जाएगा। और जब वो बहुत ज़्यादा नज़दीक आ जाएगा तो फिर कौन सा फोर्स है जो वहाँ पर जनरेट हो जाएगा? न्यूक्लियर फोर्स। आगे का काम न्यूक्लियर फोर्स करेगा, खींच डालेगा, उनको बाइंड कर देगा, स्ट्रांगली बाइंड कर देगा, है ना। तो फिर वही बात हम लोग ने जो बात कही थी बेटा यहाँ पे, कि जैसा कि यहाँ पर पहली बात तो जो हम देख रहे हैं जो प्रोसेस, इट इज़ नॉट अ वेरी सिंपल प्रोसेस। देखने में भाई लग रहा हाँ आ गया प्रोटॉन चिपक गया, ऐसा थोड़ी बेटा, इजीली नहीं होने वाला। अगर ऐसा होता तो हमारे आसपास भी हाइड्रोजन मौजूद है ना, यहाँ पर भी फ्यूजन हो रहा होता और यहाँ पर भी फ्यूजन हो रहा होता और यहाँ पर भी एनर्जी जनरेट हो रही होती, मगर ऐसा यहाँ पर होता नहीं है। हाँ, ये सब आपको कहाँ देखने को मिलेगा? आपको दूसरी जगह सन पे देखने को मिलता है, कई सारे स्टार्स में देखने को मिलता है। अब वो क्या होता है, कैसा होता है, वो सब चीज़ों के बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे, मगर फिलहाल हम लोग शुरू में कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं आपके न्यूक्लियर फ्यूजन का। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मान लो कि मेरे पास हाइड्रोजन के 2 न्यूक्लियाई हैं, 1h1 1h1, ये दोनों आपस में फ्यूज हो गए किसी तरह से और उन्होंने मिलकर बनाया ड्यूटेरियम, ओके। प्लस वो एक पॉजिट्रॉन को इमिट करते हैं विथ द एमिशन ऑफ न्यूट्रिनो, और इस प्रोसेस में जो एनर्जी रिलीज होती है 0.42 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस प्रोसेस में जो एनर्जी रिलीज होती है इट इज अराउंड 0.42 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो देखो एक ये 2 हाइड्रोजन एटम है, दोनों फ्यूज हुए, फ्यूज होके क्या बन गए? वो ड्यूटेरियम। अब भाई देखो एक प्रोटॉन अभी भी गायब है, तो एक प्रोटॉन बाहर निकल गया, पॉजिट्रॉन, और फिर बाद में न्यूट्रिनो, और यहाँ पर फिर हमने देखा भाई आपकी एनर्जी रिलीज हुई 0.42 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसी तरह का एक और एग्जाम्पल है कि जब मेरे पास ड्यूटेरियम, 2 ड्यूटेरियम यानी हाइड्रोजन के आइसोटोप, इनको मैं कंबाइन करता हूँ तो ये एक हीलियम का न्यूक्लियर बनता है, बट वो लाइटर न्यूक्लियर है ना, 2He3।
साथ में एक आपका न्यूट्रॉन इमिट होता है विथ एन एमिशन ऑफ 3.27 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी, जिसके साथ ही साथ आपको 3.27 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी मिलती है ना। एक और पॉसिबिलिटी है इसमें, एक और इसमें पॉसिबिलिटी आता है 1s2 प्लस 1s2, तो ये आपको 1s3 भी दे सकता है ट्रिटियम प्लस, और इसमें साथ ही साथ एक हाइड्रोजन का एटम प्लस एमिशन ऑफ 4.03 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी। ठीक है, अब ये देखो तीन आपके सामने रिएक्शंस है विच आर कैन बी स्टेटेड एज द एग्जाम्पल्स फॉर न्यूक्लियर फ्यूजन। इसको आप न्यूक्लियर फ्यूजन के एग्जाम्पल्स मान के चल सकते हैं। तो ये हमारे पास जो था अभी फिलहाल ये न्यूक्लियर फ्यूजन के एग्जाम्पल्स हैं। आई बात समझ में? और जैसे कि मैंने कहा, देखो आपको याद हो अभी मैंने थोड़ी देर पहले क्या बोला कि भैया देखो दो प्रोटॉन्स को एक दूसरे के करीब लाना है ना, ये एक आसान बात नहीं है कि भाई हाँ ठीक है ये लो हाथ से जो लगा दिया या ऐसा फेंक के मार दिया हो गया काम, ऐसा नहीं है ना। क्योंकि क्या होता है कि कूलम्ब्स फोर्स उसको आने नहीं देगा नज़दीक, तो आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगी आपके प्रोटॉन्स को, है ना। अब ये बाहर जो ज़्यादा एनर्जी है, सवाल उठता है कि कितनी एनर्जी देना पड़ेगी। तो देखो हमारे पास एक, हम लोग ने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के बारे में पढ़े थे, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन एटम, उसका एक हमारे पास फॉर्मूला था 3/2 kT, है ना। ये 3/2 kT काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला था। तो हम लोग जो देखते हैं कि यहां हमको जो एनर्जी देना पड़ती है इट शुड बी अराउंड 400 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास की एनर्जी देना पड़ती है। कि भाई अगर हम चाहते हैं कि आपका जो दो न्यूक्लियाई है यानी कि जो दो प्रोटॉन्स है एक दूसरे के नजदीक आ जाए, तो अगर हम ये बात चाहते हैं तो उसके लिए कम से कम कितनी एनर्जी देना पड़ेगी उनको? 400 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हाँ, अब देखो ये एनर्जी वैरी करती है न्यूक्लियाई टू न्यूक्लियाई, है ना। ये हर एक न्यूक्लियाई के लिए अलग अलग होगी। ये जो एनर्जी मैंने बनाया है ये मैंने हाइड्रोजन एटम के लिए बताया है कि भाई हाइड्रोजन एटम यानी कि कौन सा वाला 1h1 सबसे ज्यादा ये है ना अबेंडेंस में। तो भाई अब ऐसा है कि ये यानी कि प्रोटॉन भी बोल सकते कि दो प्रोटॉन या दो हाइड्रोजन एटम को फ्यूज करने के लिए आपको कितनी एनर्जी लगेगी। इसकी वैल्यू वेरी होती है विद द चार्जेस, विद द वैल्यू ऑफ चार्जेस एंड विद द साइज ऑफ न्यूक्लियाई, है ना। अगर मान लो किसी न्यूक्लियाई का साइज ज्यादा है यानी चार्ज ज्यादा है, ऑफ कोर्स यार देखो तुम एक बात बताओ, आप हाइड्रोजन एटम की बात करें वहां पर एक एक प्रोटॉन है दोनों के पास, है ना, यानी एक एक पॉजिटिव चार्ज। और अब अगर मैं बोलूं हीलियम एटम की बात करूंगा तो उसके पास दो प्रोटॉन है, एक हीलियम के पास दो प्रोटॉन, ये दूसरे वाला हीलियम के पास दो प्रोटॉन, तो इनके बीच में फोर्स ऑफ रिपल्शन ज्यादा रहेगा। अब अगर इनके बीच में फोर्स ऑफ रिपल्शन ज्यादा रहेगा तो दैट मीन्स भैया इनको और ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगी। तो जैसे जैसे चार्जेस बढ़ेगा वैसे वैसे एनर्जी का रिक्वायरमेंट बढ़ता जाएगा। अब चार्जेस के साथ साथ बढ़ने के साथ साथ साइज भी बढ़ जाएगा ऑटोमेटिकली उसका। तो वही हम बात कह रहे हैं बेटा कि चार्ज और साइज ऑफ न्यूक्लियाई पे डिपेंड करता है आपकी एनर्जी की वैल्यू। आई बात समझ में आपको ये? ठीक है, फिलहाल अगर इस एनर्जी को वैल्यू को लेकर अगर मैं कैलकुलेट करना चाहूंगा, अच्छा ठीक है तुमने बताया कि देखो कम से कम इतनी एनर्जी लगेगी, है ना, आप बोल रहे हैं कि इतनी कम से कम एनर्जी लगेगी तब जाके वो डिस्टेंस आपका न्यूक्लियर फोर्स की रेंज में आ सकेगा। अच्छा, इस सिचुएशन के लिए, है ना, उस जगह का फिर टेम्परेचर कितना होना चाहिए? तो अगर ये सब चीजें भी आपको मालूम है, बोल्ट्जमैन के जो है आपको मालूम है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, तो अगर मैं ये सब वैल्यू डाल के अगर टेम्परेचर निकालने की कोशिश करूं तो वो टेम्परेचर अप्रोक्सीमेटली 3 × 10⁹ केल्विन आएगी। 3 × 10⁹ केल्विन। भाई कितने जीरो लगाना है अपने को? 9 जीरो लगाना है। उतना टेम्परेचर चाहिए भैया। अपने यहां का इतना टेम्परेचर हो सकता क्या? है ना, बिल्कुल भी नहीं हो सकता, है ना। तो भैया 3 × 10⁹ केल्विन, इतना तो अपने अर्थ का तो टेम्परेचर नहीं होता, इवन सन का भी नहीं इतना, है ना। अभी कैसे, अगर सन के कोर का, कोर बोले तो कौन सा पार्ट हो जाएगा? सेंट्रल पार्ट जो होता है। अगर हम लोग अर्थ के कोर का भी टेम्परेचर देखेंगे तो वहां का जो टेम्परेचर है, सॉरी अर्थ बोल रहा हूं, सन के कोर का टेम्परेचर, तो इट इज 1.5 × 10⁻7 केल्विन, है ना। उसकी कोर का टेम्परेचर अगर देखोगे तो इट कम्स अराउंड 1.5 × 10⁻7 केल्विन। आया बात समझ में आपको?
तो दिस इज द टेम्परेचर ऑफ द कोर ऑफ द सन, 1.5 इंटू 10⁻⁷ केल्विन। अब आप बोलेंगे यार ये तो मसला हो गया, फिर तो ये टेम्परेचर अगर इतना है तो इससे जब मैं कैलकुलेट करूंगा एनर्जी, तो वो एनर्जी तो निकल के नहीं आएंगी जो अपन सोच के चल रहे है ना। मतलब इनफ रिक्वायरमेंट होगा क्या, नहीं होगा। बिल्कुल सही है, आपको बिल्कुल सही लग रहा कि ये इनफ नहीं हो पाएगा। मगर फिर यहां पर एक बात आती है कि देखो इस चीज से, इस टेम्परेचर से जो हम एनर्जी निकालते हैं, या पिछली बार जो मैंने एनर्जी लिखा था 400 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये हमारा एवरेज वैल्यू था। यानी क्या है, ये एवरेज वैल्यू। अब अगर आपने देखा होगा वो बोल्ट्जमैन, आपने क्या मैक्सवेल बोल्ट्जमैन लॉ याद है आपको, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में अपन ने पढ़े थे, है ना। और ये आइए इधर आ जाओ सेकंड में, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में ब्लैक बॉडी रेडिएशन स्पेक्ट्रम बनाए थे अपन ने, और उसके अंदर फिर ग्राफिकली अपन ने देखे थे कि भैया अगर अमाउंट ऑफ हीट रेडिएटेड पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, ये सब चीज़ों के बारे में अपन ने एमिसिव पावर लिए थे अपन ने यहाँ पे, और फिर उसके बाद उसका एक ग्राफ ऐसा कुछ बना था, है ना। उसी के साथ एक, हाँ, मैक्सवेल्स बोल्ट्जमैन लॉ मैंने आपको जस्ट एक हल्का सा वो दिया था, उसका सिर्फ इंट्रोडक्टरी पार्ट दिया था मैंने। वो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड जब आप कैलकुलेट कर रहे थे, है ना, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड बना के टाइम पे मैंने आपको ग्राफ बना के दिया था कि ये था कुछ नंबर ऑफ एटम्स, और यहां पर था आपका आरएमएस स्पीड था, ये वीआरएमएस था, और फिर उसके बाद उसका अपन ने ये ऐसा कुछ ग्राफ बनाए थे अपन ने, ये कुछ इस तरह से आपको याद होगा अगर अपन ने ग्राफ बनाए थे, है ना। तो अब ऐसा है कि जब अपन ने मैक्सवेल्स बोल्ट्जमैन लॉ देखे थे तो हम लोग ने देखा था कि देखो हम जब बोलते हैं कि भाई आपकी ये स्पीड है, आरएमएस स्पीड है या मोस्ट प्रोबेबल स्पीड है, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि सारे के सारे एटम्स इसी स्पीड से ट्रैवल कर रहे हैं किसी कंटेनर में। इसका मीनिंग ये होता है क्या, नहीं भैया, सबकी स्पीड अलग अलग है। कुछ बहुत ज्यादा स्पीड से भी ट्रैवल कर रहे हैं, कुछ बहुत कम स्पीड से भी ट्रैवल कर रहे हैं। हाँ, ये जो हम बोलते हैं जो बहुत ज्यादा क्वांटिटी होती है, कि ज्यादातर क्वांटिटी जो है वो इस स्पीड से ट्रैवल कर रही है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। हम बोलेंगे चलो ठीक है, तुम ये बात पे ध्यान दो कि भाई ये मानते हम ये कि ज्यादातर है ये वैल्यू, तो इसी वजह से एवरेज जब निकालते हैं अपन पूरा, तो उसके आसपास कुछ आता है वैल्यू। बात समझ रहे तुम कि सब अलग अलग स्पीड के, कम से कम स्पीड के भी है, ज्यादा से ज्यादा स्पीड के है, तो तुम एवरेज निकालोगे तो यहीं कहीं वैल्यू आएगी उसकी, है ना। मगर इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैक्सिमम स्पीड नहीं है ना। आगे कई सारी वैल्यूज है भी वहां पर, तो कम से कम 2 प्रोटॉन तो निकलेंगे यार जो इस बहुत ज्यादा स्पीड के होंगे। बहुत ज्यादा स्पीड मतलब क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा काइनेटिक एनर्जी। अब बहुत ज्यादा काइनेटिक एनर्जी मतलब क्या होगा, उनके पास इतनी एनर्जी है कि वो बैरियर जो है उनके बीच में का, है ना, जो कोलम्स बैरियर बोल सकता हूं कि वो जो जाने नहीं दे रहा, वो उसको तोड़कर आपस में जाके करीब जाके फ्यूज हो सकते हैं। कुछ तो निकलेंगे न्यूक्लिया इसके अंदर ऐसे, है ना। और अगर एक ने कोशिश कर दिया तो भाई काम हो गया। बोले क्यों, क्योंकि भाई जब एक भी एटम, अगर एक भी न्यूक्लिया यहां पर आपका फ्यूज होता है, तो एक फ्यूजन से ही काफी ज्यादा यहां पर एनर्जी निकल जाती है ना। तो हमने देखा कि भैया यहां पर एक फ्यूजन से ही काफी ज्यादा एनर्जी निकल जाती है। तो पहले तो टेम्परेचर था ही, मैं मान के चलूंगा सन में, जब सन की शुरुआत हुई सन बना होगा पहले, तो क्या होगा कि भैया यहां पर टेम्परेचर तो था ही काफी ज्यादा हायर। हाँ, बहुत नहीं था, 10⁻⁹ की रिक्वायरमेंट थी, उतना नहीं था, थोड़ा सा कम था। मगर क्या हुआ कि कुछ उसमें से एटम्स ऐसे थे, कुछ ऐसे न्यूक्लियाई थे आपके जो हाइड्रोजन के, जिनकी काइनेटिक एनर्जी भी काफी ज्यादा थी। वो फ्यूज हुए, और वो फ्यूज होने के बाद क्या हुआ, उसने एनर्जी छोड़ा। अब पहले से टेम्परेचर तो हाई था, है ना, उसमें एनर्जी लिबरेट हो गई, उससे टेम्परेचर थोड़ा सा और बढ़ गया, और फिर उसका फायदा किसने उठाया, दूसरे एटम्स ने उठाया। अब दूसरे एटम्स ने उसका फायदा उठाया, तो वो भी क्या हो गए, एनर्जी एब्जॉर्ब करके फ्यूज हो गए, और ऐसे ही करते 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 चालू हो गया। मगर एक बात बता दूं बेटा, ये जो पहले कैसा फिशन कैसा एकदम स्पॉन्टेनियस एकदम दर हो जाता था, फिशन बढ़ते जाता था, ये ऐसा प्रोसेस नहीं है ना। हमारा जो कहा जाएगा, जो देखते हैं हम लोग, जैसे हमने एग्जाम्पल लिए थे सन का, तो सन का या कोई स्टार का अगर मैं बोलूंगा, ये प्रोसेस जो होता है ये बहुत साल लगा देता है, ये बहुत साल लगते हैं। इवन कहते हैं कि एक फ्यूजन होने के लिए कभी कभी बिलियन ऑफ ईयर्स लग जाते हैं।
ये इजी टास्क नहीं है कि विद इन 1 सेकेंड हो गया, विद इन 1 मिनट हो गया, ऐसा नहीं है। बहुत टाइम लगता है, धीरे धीरे फ्यूज़ होते जाते हैं। फिर देखो 1H1 फ्यूज़ होके 1H2 बना, 1H2 फ्यूज़ होके 2He3 बना, फिर हीलियम बना, हीलियम फ्यूज़ होके कुछ और बनेगा, वो कुछ और हो फ्यूज़ होके कुछ और बनेगा, करते 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 ये सिलसिला कब तक चलता रहेगा? हाँ, कब तक चलेगा? कयामत तक? नहीं, कयामत तक नहीं, एक फुल स्टॉप लगता है उसको। ये चल रहा, क्या हो रहा? हाइड्रोजन, देखो यूनिवर्स जब बना था तो सबसे ज्यादा वही था, हाइड्रोजन था, है ना। सब तो बाद में वो फ्यूज होते 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 बनता गया। अब ऐसा है, कहा जाता है, मान लो किसी एक स्टार को मैं कंसिडर करता हूं, तो वहां पर हाइड्रोजन, वहां पर मान लो काफी सालों से प्रोसेस चालू है ना। बहुत सारे 1H1 फ्यूज होके 1H2, फिर 1H2 फ्यूज होके 2He3, इस तरह से कुछ ना कुछ फ्यूज होके कुछ ना कुछ बनते जा रहे हैं, है ना। अब तुम देखो, तुम थोड़ा सा अगर सोच रहे होंगे, जैसे जैसे ये फ्यूजन हो रहा है एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास नंबर बढ़ते जा रहे हैं, है ना। अब ये प्रोसेस कब तक चलेगा? 118 एलिमेंट तक? नहीं, 118 एलिमेंट तक नहीं। सोचो जरा, सोचो ये सब। अच्छा, मुझे पहले इस बात पे फोकस करो, ये सारा खेल हो रहा क्यों? उसके पीछे का रीजन क्या है? सबसे बड़ा रीजन क्या है? हाँ बेटा, हाँ फरकंदा, एनर्जी ज्यादा, हम ना एनर्जी ज्यादा मतलब बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज्यादा गेन करने के लिए, है ना। उसको बोलेंगे अपन इनवर्ट स्टेबिलिटी गेन करने के लिए, है ना। क्योंकि भाई हम लोग जो मानेंगे, जो लाइटर एटम्स है या लाइटर न्यूक्लिया है और हैवी न्यूक्लिया है, ये थोड़ा सा अनस्टेबल क्यों बोलते हैं अपन इनको? क्योंकि भैया उनके पास बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या होती है? कम होती है ना। और हम लोग क्या चाहते हैं कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज़्यादा से ज़्यादा। सबसे ज़्यादा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन किसकी है? आयरन की। तो ये खेल कब तक चलता रहेगा मान क्या? जब वो तारा है ना, स्टार जो है वो लोहे का ना नहीं बन जाता। तो ये पूरा फ्यूजन चलता रहेगा अनलेस इट बिकम्स आयरन। और जब वो आयरन का बन जाएगा तो प्रॉब्लम ये होगी, उसका जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटेशनल, इधर ध्यान दो बेटा, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो सबसे ज़्यादा रहेगा। अब जब ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा रहेगा तो खुद में वो कोलैप्स हो जाता है, ऐसा क्रश हो जाता। और जब वो खुद में क्रश होता तो बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज करता है। उसको बोलते हैं डेथ ऑफ स्टार, बोला जाता है कि किसी स्टार की डेथ हो रही है करके, है ना। और वो कहा जाएगा कि ये जो है बहुत ज़्यादा ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करता है। वहाँ एक सुपरनोवा करके उस इवेंट को कहा जाता है। फिर वहीं से जन्म लेता है ब्लैक होल, है ना। फिर वहाँ से लेता है जन्म ब्लैक होल, फिर वहाँ तैयार होता है ब्लैक होल। बोलते हैं ना सबसे ज़्यादा ग्रेविटी होती है उसकी, है ना, वही बात है। तो भैया क्यों ग्रेविटी सबसे ज़्यादा होती है? भैया वहाँ पर क्या है, मास काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। और देखो क्या खेल है, कहाँ तक चल रहा है ये सब चीज़ें। आई बात समझ में आपको? ठीक है, तो ये था हमारा द कंसेप्ट ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन। अब हमको फोकस करना है न्यूक्लियर फ्यूजन ऑफ द सन के ऊपर। ये कॉपी कर लीजिए क्योंकि मुझे इरेज करना है फिर। ये एकदम समराइज्ड वे में जो है, हाँ लिख लो लिख लो लिख लो लिख लो। ये सब लोग, अगला पॉइंट है आपके सामने, न्यूक्लियर फ्यूजन ऑफ सन। सन का न्यूक्लियर फ्यूजन, है ना। अब मान के चलो सन में ऐसे बहुत सारे हाइड्रोजन एटम्स है, बहुत सारे हाइड्रोजन न्यूक्लियाई है। एटम्स थोड़ा सा बोलना वो हो जाएगा, न्यूक्लियर बेटर ज़्यादा रहेगा। क्योंकि होता क्या है, इतने हाई टेम्परेचर पे, आपको याद है वो इलेक्ट्रॉन्स अपन ने एटम के अंदर एनर्जी लेवल पढ़े थे। इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करता है ना। और ऐसा होता है यहाँ पर सन में, ऐसा हो रहा है कि इतना ज़्यादा टेम्परेचर है, आपने अभी देखा अराउंड 1.5 इंटू 10⁻⁷। तो इसके वजह से इलेक्ट्रॉन्स को तो बहुत ज़्यादा एनर्जी मिल गई ना। तो वो तो कब के कब एक्साइट होकर उन्होंने एटम को छोड़ दिया होगा। और फिर बचा क्या होगा हाइड्रोजन में? सिर्फ उसका न्यूक्लियर बच गया होगा। तो फिर बोले वो इलेक्ट्रॉन गए कहाँ? वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन, जो इतने सारे हाइड्रोजन एटम थे जब सन पैदा हुआ होगा और जब वो बना होगा, तो उसके अंदर इतने सारे हाइड्रोजन एटम थे। एटम में जो टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन चला गया छोड़ के, अब वो हाइड्रोजन न्यूक्लियर बन के रह गया बस। तो वो इलेक्ट्रॉन गया कहाँ? तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो है हमारे सन के अतराफ एक क्लाउड जैसा स्ट्रक्चर बना लेते हैं, जिसको प्लाज्मा कहा जाता है ना। प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। ये सन के अतराफ पूरा ऐसा क्लाउड जैसा स्ट्रक्चर बना लेते हैं, जैसे अपने बादल, अपने एटमॉस्फेयर अपने को घेरा हुआ है ना,
तो बस वैसा ही सन के अतराफ भी जिस तरह से हमारे अर्थ के अतराफ एटमॉस्फेरिक लेयर घेरी हुई है, पूरा वैसा ही इलेक्ट्रॉन का जो है पूरा क्लाउड होता है जो सन के अतराफ है। अब आगे सिचुएशन क्या है, अब हम तो जानते हैं बहुत सारे हैं हाइड्रोजन एटम, है ना, बहुत सारे हाइड्रोजन न्यूक्लिया है। अब हम उसमें से 2 हाइड्रोजन न्यूक्लिया को पकड़ेंगे ऐसा। तो हम देखते हैं कि ये क्या करता है। सबसे पहले 2 हाइड्रोजन न्यूक्लिया यहाँ पर एक साथ फ्यूज हो गए हैं, है ना, और फ्यूज होने के बाद वही जो पहला रिएक्शन था, ड्यूटेरियम बना प्लस पॉजिट्रॉन बना प्लस न्यूट्रिनो, और फिर आपके साथ ही साथ आपकी एनर्जी भी यहां से निकली 0.42 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, पहला ये रिएक्शन, इसको मैं फर्स्ट रिएक्शन नाम दे सकता हूं। ये हमारा फर्स्ट रिएक्शन है। ओके, फिर देखते हैं कि ये जो पॉजिट्रॉन है, ये जो पॉजिट्रॉन है, जैसे मैंने कहा कि आसपास उसके क्या है, इलेक्ट्रॉन्स का क्लाउड है। तो ये पॉजिट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन के साथ मर्ज होकर यहां पर 2 गैमा रेडिएशंस आपको देता है, और ये प्रोसेस को कहा जाता है एनिहिलेशन ऑफ मैटर। ये नाम कुछ सुना हुआ लगा होगा आपको, वर्क एनर्जी एंड पावर चैप्टर में जब एनर्जी का कंसेप्ट पढ़ा रहा था, तो है ना, क्रिएशन ऑफ पेयर्स एंड एनिहिलेशन ऑफ मैटर्स, ये दोनों टॉपिक मैंने पढ़ाया था, है ना। एक इंट्रोडक्शन दिया था मैंने, बोला था इसके बारे में इन डिटेल आगे आने वाला है। तो भाई वो चीज़ इसके बारे में है कि एक पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, जो वही प्लाज्मा जो आसपास पूरी बादल छाए हुए हैं इलेक्ट्रॉन्स के, तो उसमें से वो इलेक्ट्रॉन और ये पॉजिट्रॉन मिलकर, है ना, वो क्या होता है, मैटर, पूरा का पूरा मैटर काय में कन्वर्ट हो गया, एनर्जी में। और उस एनर्जी में कन्वर्ट होने की वजह से इसमें 2 गैमा रेडिएशंस बाहर निकले, प्लस एनर्जी ऑफ 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये मेरे पास आ गई सेकंड इक्वेशन। ओके, अच्छा ठीक है, चलो। तो ये तो हम इसकी बात कर रहे हैं कि इस पॉजिट्रॉन का क्या हुआ, इसने एक इलेक्ट्रॉन के साथ अपना कॉम्बिनेशन किया और गैमा रेडिएशन के फॉर्म में इमिट हो गया, उसमें एनर्जी के फॉर्म में गायब हो गया, है ना। अब ये 1H2 का क्या होगा, तो अब आगे हम ये देखते हैं कि देखो 1H1 और 1H1 मिलने की वजह से जो 1H2 बना था, अब वो 1H2 दूसरे 1H1 से, भाई कोई कमी है क्या यहाँ पर हाइड्रोजन एटम की, है ना, है ना, अपने क्या बोलते हैं फरजान की भाषा में बोले तो अड़माप है ना तो अब यहाँ पर है ना, अब कहा जाएगा बहुत ज्यादा हाइड्रोजन एटम्स, अड़माप हाइड्रोजन एटम्स जो है यहाँ पर मौजूद है ना, कोई कमी नहीं है ना, काफी ज्यादा हाइड्रोजन एटम्स आसपास सब जगह मौजूद है। तो अब ये 1H2 क्या करेगा, उनमें से एक हाइड्रोजन एटम के साथ फिर से कंबाइन होगा, और फिर कंबाइन होने के बाद यहां पे एक अगेन हीलियम का न्यूक्लिया बनता है, ट्वाइस He3 प्लस गैमा प्लस 5.49 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहां पर हम देखते हैं इस तरह से, ओके, यहां आ गया। अब देखो यहां से फिर एक हीलियम न्यूक्लियाई ने जन्म लिया। अब ऐसा ये प्रोसेस जो चल रहा था यहां पर, साइमल्टेनियसली एक और प्रोसेस चल ही रहा होगा, ऐसा है ना। ऐसा थोड़ी कि बाकी न्यूक्लिया बैठेंगे आराम से, पहले तुम कर लो फिर हम आगे बढ़ते हैं, हम अपना स्टार्ट करेंगे, है ना। अरे भाई ऐसा कोई और प्रोसेस भी चालू ही होगा ना, 1H1 प्लस 1H1 ये मिलकर बनाया होगा 1H2 प्लस E प्लस नू प्लस 0.42, या इतना ना लिखो तो जल्दी लिख लेता हूं, जब थोड़ा क्या मैं भी थोड़ा यदि हूं जान पे आता लिखने इतना, तो भाई ई फिर बाद में ये वही सिचुएशन पूरी आ रही है, गैमा प्लस गैमा, तुम मत लिखो, बस मल्टीप्लाई बाय 2 कर देना वहां पे, फिर भी लिखना है तो लिखो। नहीं सर अब आप बोल दिए ना, बोले इतना काफी है हमारे लिए, है ना। चलो ठीक है, तो एक प्रोसेस ऑलरेडी चालू था ऐसा, ध्यान देना रे, इधर एक प्रोसेस ऑलरेडी इधर चालू था, मान लो उसके बाजू में एक और ऐसी हाइड्रोजन एटम, वो भी न्यूफ्यूज होकर धीरे धीरे वहां तक पहुंचे थे। अब यहां से अगर आप देखोगे भैया ये तो रेडिएशन के फॉर्म में बाहर हो गया, मैटर के नाम पर सिर्फ ये बचा, मैटर के नाम पे ट्वाइस He3 और मैटर के नाम पे यहां पर भी जस्ट ट्वाइस He3, मतलब हीलियम के लाइट न्यूक्लियस बचे हैं। अब क्या होगा कि ये हीलियम का न्यूक्लिया है और वो हीलियम का न्यूक्लिया है
अब ये जाके दोनों भी आपस में मिलेंगे और फिर देखो क्या होगा। तो भाई हम देखते हैं कि ये हीलियम का न्यूक्लियाई प्लस ये हीलियम का न्यूक्लियाई, यहां पर ये दोनों मिल गए और मिलकर फिर उसके बाद यहां पे आपका ये बनाते हैं एक हैवियर हीलियम का न्यूक्लियाई, साथ ही साथ एक हाइड्रोजन एटम प्लस 12.86 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी, 12.86 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी, जो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी, काफ़ी ज़्यादा बोलेंगे इसको, 12.86 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी, है ना। तो देखो इस तरह से ये फॉर्मेशन हुआ। और जैसा एनसीईआरटी में तो वो बताया वो नहीं, ऐसा सेपरेट करके नहीं बताया। एनसीईआरटी में उसको ऐसा लिखा गया है कि फोर्थ रिएक्शन ऑकर करने के लिए ये 3 रिएक्शन 2 बार होना पड़ेगी, है ना। अब 2 बार होने का मतलब ये है कि भाई ये एक प्रोसेस चल ही रहा होगा, उसके पैरेलल में एक और ऐसी प्रोसेस चालू होगा, इससे एक बार हीलियम निकल के आया होगा न्यूक्लियाई, है ना, साथ ही साथ उधर भी एक और हीलियम का न्यूक्लियाई आया होगा, है ना कभी हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं कि बाजू में हो रहा होगा, सेम हो सकता है कि भाई बहुत दूर कहीं हो रहा होगा, मगर कभी ना कभी वो जो हीलियम न्यूक्लियाई है, ऐसा सिचुएशन आएगा, कभी ना कभी ये कांटेक्ट में आएंगे। अब जैसे मैंने कहा ये प्रोसीजर, ये सब चीज़ें धीरे धीरे होती है, मतलब ऐसा नहीं कि 1-2 मिनट में हो गया सब कुछ, 1-2 सेकंड में हो गया, ये काफ़ी लंबा प्रोसीजर, सालों साल लग जाते हैं, है ना। हो सकता है कि भैया ये एक मान लो कि इसको सूरज को जैसा मान लो, जैसे अपने यहाँ पर एरियाज है, तो वैसे ही यहाँ पर मान लो कि ये प्रोसेस अकोला में हो रहा था, तो वो नहीं, बालापुर नज़दीक हो जाएगा, परतवाड़ा मान लो, इसकी परतवाड़ा में दूसरा हो रहा था, है ना भैया। अब ये प्रोसेस कहाँ हो रहा है, परतवाड़ा में हो रहा है ना। तो कभी ना कभी ऐसा सिचुएशन आएगा कि वो न्यूक्लियाई, है ना, अकोला से भी निकलेगा, परतवाड़ा से भी निकलेगा और बालापुर में जाके, है ना, फ्यूज हो जाएगा। बालापुर आया ही छोले तो भैया ऐसा हुआ, कभी ना कभी ऐसा सिचुएशन आने के चांसेस है। हाँ, भले ही ये एकदम से नहीं हो पाएगा, मैं कभी ना कभी तो होगा। ऐसे बहुत सारे चल रहे हैं ना, यहाँ पॉसिबिलिटी है कभी उसमें। तो इस तरह से यहाँ आपने देखा कि ये सिचुएशन को आने के लिए कि आप देख सकते हैं कि भैया ये 2 बार आना जरूरी है। इसीलिए जब उसको सॉल्व करते जैसा बोला जाता है कि भैया ये प्रोसेस जो है मल्टीप्लाई बाय 2, ये प्रोसेस भी मल्टीप्लाई बाय 2 और ये प्रोसेस भी मल्टीप्लाई बाय 2, तब जाके रिजल्ट में आपको ये मिलेगा, तब जाके रिजल्ट में आपको क्या मिलेगा, ये, ठीक है। और उसको बाद में कहा गया है कि, एक मिनट मैं इंक डाल देता हूं पहले, कि बहुत ज्यादा लाइट चल रहा है। तो भैया देखो यहां पर इसको ठीक कर लेना, यहां 2 हाइड्रोजन एटम निकलेंगे, एक नहीं। देखो यहां पे फिर हमने देखा अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी अगर मैं जाऊं तो उसमें यह कहा गया है, बस इसको सेपरेट करके नहीं बताया, उसने सिर्फ इतना बताया कि भैया देखो ये फाइनल रिजल्ट आने के लिए ये प्रोसेस को कम से कम 2 बार होना पड़ेगा, हर एक स्टेप को 2 बार, इसीलिए 2 मल्टीप्लाई बाय 2 लिख सकता हूं मैं। अब ये जो पूरा सिचुएशन है, हम 4 अलग अलग इक्वेशन लिखने के बजाय, 4 अलग अलग इक्वेशन लिखने के बजाय इन सबको ऐड करके एक ही इक्वेशन में उसको बना सकते हैं। और जो है वो इसीलिए बता रहा हूं मैं इस इक्वेशन, एक ही इक्वेशन में, क्योंकि भैया ये पॉसिबिलिटी है तुमको एग्जाम में यही आ जाए, इसमें से कोई फिल इन द ब्लैंक्स जैसा कुछ आ जाए। तो 1H1 + 2 टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस 2He4 plus 2 times of neutrino plus 6 gamma plus 26.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब सिंपली इनको ऐड किया गया है, जैसे कि यहां कितने 1H1 है, 1 2 3 और 3, उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने हो जाएंगे, वो 6। और यहां कितने 1H1 है राइट साइड में, यहां 2 है ना, और 6 में से 2 गए, फिर बचे कितना, 4। तो इसीलिए यहां पर 4 हाइड्रोजन एटम। वो मालूम है ना अपने केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करते केमिस्ट्री में, तो बस उसी फिनोमिना को अपन ने पूरा किए, है ना। जैसे इलेक्ट्रॉन की अगर मैं बात करूं, ये तो हम लोग बोलेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन, ये पॉजिट्रॉन और ये पॉजिट्रॉन तो कैंसिल हो जाएगा, है ना। इसको आप 2 टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वहां पर आ गया, ठीक है। फिर इसी तरह से अब रिएक्टर देखो, लास्ट में जो रिजल्ट में मिल रहा है आपको, क्या मिल रहा है, हीलियम, है ना। तो हीलियम का कहाँ गया भाई, हाँ, तो ये एक हीलियम नियर ट्वाइस He4, एक ही मिलेगा हमारे पास, 2 न्यूट्रिनोस ये, और अगेन 1 2 3 6 गैमा, 3 है तो मल्टीप्लाई बाय 2 करके 6 गैमा हो गए,
और फिर सभी एनर्जीज को ऐड किया तो उस हिसाब से 26.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इस तरह से लिखा जा सकता है। ठीक है, या फिर इस इक्वेशन को हम ऐसा भी लिख सकते हैं 4 1h1 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन्स दे गिव यू ट्वाइस He4 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, जो मतलब इलेक्ट्रॉन्स को कैंसिल नहीं किया उन्होंने, प्लस 2 न्यूट्रिनो, बाकी सब एज इट इज, 6 गैमा रेडिएशंस प्लस 26.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है ना, तो देखो ये रिएक्शन आ जाएगा आपका, और इट इज एन इंपॉर्टेंट वन। अब देखो ये क्या हो रहा है कि ये फ्यूजन की वजह से आपको सबसे ज़्यादा कौन सी गैसेस मिल रही है वहाँ पर, हीलियम, है ना वहाँ पर, इसीलिए अपन बोलते हैं हीलियम गैस भरी हुई है वहाँ पे। और मतलब ये हीलियम तो मतलब ग्रीक गॉड जो थे, तो उस टाइम के जो ग्रीक लोगों के जो गॉड थे, हेलियस करके थे, उनके बेसिस पे नाम रखा गया है ना। तो ये इस तरह से इसका नाम यहाँ पर बना था। अब देखो अभी तक जो हम लोग कहते हैं कि जैसा कि जब शुरुआत हुई होंगी, पहला फ्यूजन हुआ होगा, कैसा करते 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 कई सारे फ्यूजन्स हो चुके हैं, तो उसके बेसिस पर ये निकाला जाता है कि सन की एज क्या होंगी अराउंड। सन की एज इट इज़ अराउंड 5 × 10⁻⁹ ईयर्स, 5 × 10⁻⁹ ईयर्स से अराउंड इतने टाइम से सन जो है एग्जिस्टिंग है। अब 10⁻⁹ ईयर्स मतलब 10, भाई 9 0 लगाओ, वो करोड़ों में, मतलब करोड़ों के अरबों में जा रहा हो। अल्लाह करे मेरे बैंक बैलेंस हो जाए उतना। तो अब भैया देखो, हाँ आमीन आमीन आमीन। तो अब भाई क्या होगा कि देखो इतना 5 × 10⁻⁹ ईयर्स इसकी एज हो चुकी है, और कहते हैं अभी भी उसमें इतना कहा जाएगा हाइड्रोजन मौजूद है, इतना ज़्यादा फ्यूल अभी भी मौजूद है कि अराउंड 5 बिलियन ईयर्स, मतलब 5 × 10⁻⁹ अराउंड पकड़ लो, 8 और 9 और अराउंड वो, और अभी भी सस्टेन कर सकता है, मतलब वहाँ तक वो चलेगा। फिर उसके बाद वो जाएगा, वो डाई हो जाएगा, वो मर जाएगा, फिर उसके बाद उस ख़त्म हो जाएगा। तो भाई पूरा ये फिर जो सन है कोलैप्स हो जाएगा, और जब सन, जैसा आपको बताया था अपन ने, धीरे धीरे वो उसका ग्रेविटी बढ़ेगी, ये जो सारे के सारे प्लैनेट्स उसके अंदर आके मर्ज हो जाएंगे, और फिर बाद में वहाँ पर ब्लैक होल का क्रिएशन हो जाएगा। तो ये काफ़ी टाइम है इसको। तो अभी कहा जाता है जो सूरज हमको जो रोशनी दे रहा है, हम कह सकते हैं अभी वो अपनी जवानी में है ना। अभी यंग एज में कहा जाएगा, अरे उसके हिसाब से डिसाइड होता है ना, जो एवरेज एज निकालते हैं आप, जो इंसान की एवरेज एज है उसके हिसाब से वो, मतलब जो लाइफ स्पैन रहता है एक इंसान का, उसका 1/2% तकरीबन बोलते हैं कि यंग एज अराउंड उसके आसपास होगा, है ना। जैसे जैसे उसके आगे बढ़ रहा, फिर मौत के करीब बढ़ रहा हूँ, है ना। तो अब ऐसा है कि भाई ये सिचुएशन है, हम लोग ने देखा न्यूक्लियर फ्यूजन, दिस इज ऑल अबाउट इट, और कुछ नहीं इसमें कुछ। अब देखो क्या है इसमें, फ्यूजन में तो ज़्यादातर पॉसिबिलिटीज़ है, आपको जो आएंगे वो कुछ फिल इन द ब्लैंक्स टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, मगर स्टेट बोर्ड में कुछ न्यूमेरिकल्स भी दिए हुए हैं, जिसमें आपको ये मतलब पूछा गया कितनी एनर्जी रिलीज़ होगी, ये सारी चीज़ें। और वो जाहिर बात है, वो जो एनर्जी रिलीज़ होती है वो पता है, जो मास डिफेक्ट का कॉन्सेप्ट देखे थे कि भैया पुराना मास जो है, जो इनिशियल मास होता है वो ज़्यादा होता है, लाइटर का मास क्या होता है वो कम होता है। तो इनिशियल रिएक्टेंट के मास को प्रोडक्ट के मास से क्या करेंगे आप, माइनस करेंगे, और c² से मल्टीप्लाई करेंगे, तो भैया वो आपको क्या दे देगा, है ना, ओवरऑल आपको बाइंडिंग एनर्जी दे देगा उसका। ठीक है, चलो लिख लो ये, फिर आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल्स के पर, यहाँ मामला ख़त्म करेंगे इस चैप्टर का। फिर बातें नहीं, अरे नालायको, एग्जाम करीब है तुम्हारे, एग्जाम करीब है, थोड़ा फोकस सीरियस रहो। ये देखो एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, क्या सड़ा वो पेन है यार, आज हमजद नहीं है छुट्टी पे। कैलकुलेट द
energy released in reaction U92 236 I 53 137 plus 39 by 97 plus 2 times of neutron. The masses of U92 236 comma I 53 137 and Y 3997 are 236.04557 U comma 136.91787 U and 96.91827 U respectively. स्टेट बोर्ड क्या कशा, इस पे ध्यान दो जरा, नहीं तो फिर मुझे चल लगता है कुछ तुमको IMPs वो सब दे रहा, तो तुमको उसको ज़रूरत नहीं है उसकी, करो खुद मैनेज पे। ठीक है, तो रिएक्टेंट कौन सा है? सिर्फ यूरेनियम है प्रोडक्ट में, ये सब तीनों भी है। तो अब जब मुझे इसका निकालना पड़ेगा एनर्जी रिलीज, अगर मुझे निकालना है जिसको Q वैल्यू भी कहा जाता है, तो उसको मैं ऐसा निकालूंगा Q इज इक्वल्स टू मास ऑफ यूरेनियम माइनस मास ऑफ Y क्या कर रहा था, हाँ सॉरी जो भी है, ठीक है, 2 मास ऑफ न्यूट्रॉन इंटू C स्क्वायर। ठीक है, अब सब की वैल्यूज़ डालो आप, 236.04557 माइनस 136.91787 माइनस 96.91827 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ न्यूट्रॉन इसमें दिया नहीं था 1.00865, ये याद रखना है आपको, इंटू C स्क्वायर। ओके, सब्ट्रैक्शन करने के बाद ये वैल्यू आएगी 0.19011, फिर मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए 931.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में वो कन्वर्ट हो जाता है, याद है ना। 1 U इज इक्वल्स टू 931.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर C स्क्वायर, जिसकी वैल्यू आएगी 177.0875 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इस तरह से। नेक्स्ट,
हाउ मच mass of uranium 235 is required to undergo fission. ये भी फिशन की प्रॉब्लम है, वो भी फिशन का था. Each day to provide 3000 megawatt of thermal power. Question mark. Average energy per fission is 202.79 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. पर फिशन की एवरेज एनर्जी जो है 202.79 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है. आप लिखिए, मैं 1 मिनट में आप पानी पीजिए. पर यूनिट टाइम कितना आ रहा आपका 3000 मेगावाट. तो ये हो जाएगा 3 इंटू 10⁻⁹ वैट. 3 इंटू 10⁻⁹ 3 इंटू 10⁻⁹. और अगर इसको मुझे ये जूल पर सेकंड हो जाएगा, जूल पर सेकंड लिख सकता हूँ मैं. अब ये 1 सेकंड का है सिर्फ, मतलब वो बोल रहा है कि 1 सेकंड में कितनी एनर्जी रिलीज होगी उसके अंदर. अब पर डे के हिसाब से देखा जाए तो 3 इंटू 10⁻⁹ मल्टीप्लाई बाय 86400 जूल पर डे. ये 1 दिन का आ गया. और 86400 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना आ रहा वो, ठीक है, 2.592 इंटू 10⁻⁴ जूल पर डे. तो ये हो जाएगा आपका, ये एनर्जी आपका 1 दिन में आपको कितना प्रोड्यूस करना है. तो भैया आपकी रिक्वायरमेंट है कि भैया आपको 3000 मेगावाट ऑफ एनर्जी जो है 1 दिन में चाहिए. 1 दिन में, ये पर यूनिट टाइम का था. तो यहां लिखना पड़ेगा मुझे कि एनर्जी पर यूनिट डे, रिक्वायर्ड पर यूनिट डे. ठीक है. अब ऐसा है कि नंबर ऑफ फिशंस निकालने के लिए, नंबर ऑफ फिशंस कैलकुलेट करने के लिए एवरेज या एनर्जी पर डे, एवरेज एनर्जी पर डे एक ही बात हो जाएगी. एवरेज एनर्जी पर डे डिवाइडेड बाय आपको करना पड़ेगा एवरेज एनर्जी पर फिशन. एवरेज एनर्जी पर फिशन. अच्छा ठीक है. तो ये कितना होगा फिर आपका 3000, नॉट 3000, 2.592 इंटू 10⁻⁴ डिवाइडेड बाय, हाँ ये देखो, ये याद रखना मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, इसको जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको, सेम यूनिट में लाना पड़ेगा. तो 202.79 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को कन्वर्ट करने के लिए जूल में 1.6 इंटू 10⁻⁻19, और मेगा को जूल में कन्वर्ट करने के लिए सिंपली 10⁻⁶, -19 और 6 कितना हो जाएगा, -13. तो हाँ 1.6 इंटू 10⁻⁻13 जूल. देखो कितना आ रहा,
पावर का यूनिट हो जा रहा है ना, एनर्जी पर यूनिट टाइम जो है पावर का यूनिट होता है ना। पावर कंसिडर करो, जूल नहीं तो अब कैलकुलेशन देखो तो वही हो रहा है ना, पावर ही छोड़ा हुआ एक तरह से देखा जाए, अपन डे से डिवाइड कर रहे हैं ना उसको। कर लो बात तुम्हारा, फिर बाद में तू बोलता कि मेरे को क्यों टारगेट करते करके। हाँ, इतना बड़ा इल्ली अंदर तेरे है ना, चैन से बैठ ही नहीं सकता, चालू रहता इधर उधर इधर उधर इधर उधर। हाँ, 2 बार हुआ ना, रेस्टिकेट होते होते 2 बार बचा ना, है ना, आवाज तेरी आते रहती यहां पर। हाँ, तो आप क्या बोलना चाह रहे थे? न्यूमरेटर पे आप पावर ले रहे, नीचे एनर्जी ले रहे। हाँ, तो नंबर ऑफ फिशन देगा वो। अब जब मैं ये बोल रहा एवरेज एनर्जी पर डे, मैंने ऑलरेडी इसको मेंशन कर दिया। अब जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे कि अगर मैं कहूँ कि नहीं वो सूट नहीं हो रहा, पावर इज इक्वल टू NH/2 अपॉन टाइम, टाइम आई जा रहा उसमें, है ना, और ये हो रहा एवरेज एनर्जी पर फिशन, नंबर ऑफ फिशन। नंबर ऑफ फिशन मतलब मैं एक्चुअली बोल सकता हूँ फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ फिशन पर डे, नंबर ऑफ फिशन पर डे, इसमें और क्या जोड़ूंगा, देखो ये नंबर ऑफ फिशन पर, या फिर आप ऐसे समझ लो कि नंबर ऑफ फिशन जैसा है तो एवरेज एनर्जी अपॉन एवरेज एनर्जी ऑफ फिशन। हाँ, अब उसको डे से डिवाइड कर डालो, तो एवरेज नंबर ऑफ फिशन पर डे, तो वो हो जाएगा एवरेज एनर्जी पर डे, है ना। और इस तरह से आप देख सकते हैं इसको कि भाई अगर मुझे पर डे में नंबर ऑफ फिशन कैलकुलेट करना है तो इस हिसाब से जाना पड़ेगा। खैर, अच्छा ये मल्टीप्लिकेशन साइड तो डाला ही नहीं मैंने यहाँ पर। तो अब ये वैल्यू कितनी आएगी देखो, अब जब ये कैलकुलेट करूंगा मैं तो इट विल बी अराउंड समवेयर अराउंड 7.988 into 10⁻⁴ each day, into 10⁻⁴ each day, मतलब एक दिन में इतने फिशंस ऑकर होंगे, 7.988 into 10⁻⁴ each day। हाँ, सारे क्वेश्चन स्टेट बोर्ड के, जब तक मैं बोलता नहीं सबको स्टेट बोर्ड ही चल रहा। अभी क्या करेंगे वैसे भी, स्टेट बोर्ड का जान के है कि नहीं? अच्छा, सिर्फ लिख के रखेंगे, पढ़ना भी पड़ेगा उसके लिए, पढ़ना तो चाहिए। खरपत्ता क्या करे, तुम जैसे बहुत तुम पढ़ने लिखने वाले हैं बेटा, तुम्हारी लेवल मालूम है मेरे को कहाँ है तुम्हारा, अभी तुम्हारा आधा भी तैयार नहीं होगा। आधा हो गया, प्रिपरेशन हो गया। हाँ, पूछो सवाल कुछ भी। फिजिक्स नहीं, अच्छा कौन सा हो गया फिर? बायो हो गया, ला रहे बायो की बुक। अब तो सीरियस हो गया बोले मैटर। हाँ चल, कहाँ खुला ये? तेरे पसंद का चैप्टर बोलो चल। एनसीईआरटी से? अबे चैप्टर नहीं, इसको ये नहीं मालूम कि चैप्टर क्या होता, बुक क्या होती। एनसीईआरटी बुक स्टेट बोर्ड की बुक है किसी के पास? ध्यान दिया कर इधर जरा। हाँ चलो इधर ध्यान दो। तो अपने को पता चल गया नंबर ऑफ फिशंस पर डे कितना हो रहा है। अब नंबर ऑफ फिशंस पर डे, एक दिन में कितने फिशंस हो रहे हैं ये पता चल गया, यानी फिशन की फ्रीक्वेंसी। और अपने को हाउ मच मास ऑफ डेल्टा यूरेनियम इज रिक्वायर्ड टू अंडरगो फिशन ईच डे टू प्रोवाइड। मास की कैलकुलेशन की जरूरत है हमको। तो मास कैसे कैलकुलेट होगा अपना? E इज इक्वल्स टू mc²। तो पर डे का आ जा रहा फिर वो एटॉमिक मास से। तो उससे क्या हो रहा? दो मिनट रुको रे।
यहाँ कंफ्यूजन हो रहा मुझको थोड़ा सा. हाउ मच मास ऑफ टू द यूरेनियम इज रिक्वायर्ड टू अंडरगो फिशन पर डे? हेलो, दे दिया आपको यहाँ पे. तो अगेन रिएक्टेंट में क्या है, 4 प्रोटॉन है, प्रोडक्ट में अल्फा पार्टिकल है, प्रोटॉन है, और न्यूट्रिनो को तो निगलेक्ट करना है उसकी एनर्जी को. तो फिर जो Q वैल्यू रहेगी यानी एनर्जी जो रिलीज रहेगी 4 मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ प्रोटॉन माइनस मास ऑफ अल्फा पार्टिकल माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू सी स्क्वायर. वही घिसा पिटा तरीका. 4 मल्टीप्लाई 1.00728 माइनस 4.001506 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 0.00055 इंटू सी स्क्वायर, जिसका कैलकुलेशन करने पे जो वैल्यूज़ आने वाली है इट विल बी 0.026514 इंटू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जिसको आप लिख सकते हैं 24.698 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. दिस विल बी योर आंसर. हम्म 3.13 क्या करे तुमने उसमें? मास ऑफ ईच यूरेनियम कितना आ रहा हो? यू. हाँ, उसको यू को फिर अपन ने कन्वर्ट किए 1.6 10⁻⁻27 किलोग्राम. उससे आ रहा हो? ठीक है, देखते अपन. नहीं, जो अपन नंबर ऑफ कितना पता है, नंबर ऑफ फिशन, जो नंबर ऑफ फिशन है उसको अगर एटॉमिक मास से उसको मल्टीप्लाई करके वो जो वैल्यू आएगी काय में आएगी, एटॉमिक मास यूनिट में आएगी. फिर उसको किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए जो वैल्यू होती है क्या होती है, 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम से मल्टीप्लाई करो. चेक करना उससे आ रहा है क्या आंसर. वो समवॉट 3.118 आना किलोग्राम आना चाहिए. 13 आ रहा चलता ना, वो तक थोड़ा बहुत चल जाता. अपन ने भी कैलकुलेशन में इधर उधर किए होंगे. 13 पॉइंट डेसिमल का देखो एक बार चेक करो, क्योंकि 1 देख लेना उसको डेसिमल्स को. खैर ठीक है, चलो ये कैलकुलेशन लिख लो, देख ले उसको, लास्ट में एक बार डिस्कस कर लेंगे, टाइम इनफ है अपने पास. ये भी स्टेट बोर्ड का था. अब जो लिखने जा रहा हूं ये आपका एनसीईआरटी का है. हाउ लॉन्ग एन इलेक्ट्रिक लैम्प ऑफ 100 watt be kept glowing by fusion of 2.0 kilogram of deuterium, by fusion of 2.0 kilogram deuterium. Take the fusion reaction as 1H2 plus 1H2 twice He3 plus N plus 3.27 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ये अगला टाइम कैलकुलेट करो, whether it is in days or what. फिशन एंड फ्यूजन पे तुमको क्वेश्चंस बनेंगे तो ऐसे ही बनेंगे. कंप्लीट द रिएक्शन N plus 92 235 uranium
gives you a barium of 56,144 plus dash plus 3 न्यूट्रॉन्स। तो ये रिएक्शन को कंप्लीट करना है बस। और उसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको। पहला दिया हुआ है क्रिप्टॉन 3689, दूसरा ऑप्शन दिया है क्रिप्टॉन 3690, तीसरा ऑप्शन दिया है आपको क्रिप्टॉन 3691 और चौथा ऑप्शन दिया हुआ है क्रिप्टॉन 3692। बोलो भाई कौन सा आएगा? अपन ने तो डायरेक्ट उसको कैलकुलेट ही किए हुए, कल की बात है ना। तो ये क्या रहेगा इसका आंसर? कौन सा आ रहा? फर्स्ट आ रहा कि सी आ रहा? क्रिप्टॉन 836 और 89, एक न्यूट्रॉन 90, उसका क्या था 92 और 2 वही था ना, एटॉमिक मास वही था ना 235। अपन ने कल एग्जाम्पल जो लिए थे वही था ना। तो भैया यही चाहेगा वो। कल के एग्जाम्पल, कल वो वाला देख लेना, आ जाएगा आपको, कल जो पढ़ाया था उसके अंदर। ठीक है, नेक्स्ट। वन ग्राम of hydrogen is converted into 0.933 gram of helium in a thermonuclear reaction. Full stop. The energy released is first option 63 into 10 raised to power 7 joule. Second option 63 into 10 raised to power 10 joule. Third option 63 into 10 raised to power 14 joule. And last option 63 into 10 raised to power 20 joule. तो देखो भैया 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन को आपने कन्वर्ट किया है 0.933 ग्राम ऑफ हेलियम में। तो इस थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शन में, थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शन मतलब हीट से जो आपने हीट दिए और उसकी वजह से जो न्यूक्लियर रिएक्शन हुआ उसको कहते हैं थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शन। जो न्यूक्लियर फ्यूजन होता है ना, अपन ने पढ़े थे आज कि भैया वो अपने आप आके जब वो हो जाते क्या? नहीं, उसको आपको टेम्परेचर देना पड़ता, हीट देना पड़ता, तब जाकर उनको इतनी एनर्जी मिलती कि भैया वो फ्यूज़ हो सकेंगे। तो बोले ये भैया पता लगाओ कि पहले इतना इतना मास हुआ करता था, बाद में इतना इतना मास निकल रहा है। तो भाई अब बताओ एनर्जी कैसे कितनी रिलीज हो, कैसे निकालेंगे इसको? बहुत ईजी है ये भाई। सिंपली आपको मास डिफेक्ट निकालना है। मास डिफेक्ट मतलब डिफरेंस इन मासेस। आप सिंपली क्या करोगे, 1 ग्राम में से वो वैल्यू को माइनस करोगे 0.933 और उसको फिर तुम कैसे कर देंगे, c² से मल्टीप्लाई कर दोगे। हाँ, ये देखो आंसर काय में, जूल में है। तो भाई तुमको ये याद रखना है कि ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट कर सको तुम अच्छे से। ठीक है, चलो लिखो फिर क्या आ रहा, देखो कौन सा ऑप्शन आ रहा। चलो, तो एनर्जी रिलीज या Q वैल्यू जिसको बोलते हैं तो वो होगा डेल्टा m c², 1 - 0.933 इंटू 10 रेज़ टू पावर -3 इंटू c² यानी कि 9 इंटू 10 रेज़ टू पावर 16। देखो कितना आ रहा, तो कितना आ रहा? आंसर तो पता नहीं, मेरे पास आंसर नहीं है इसके, चेक करना पड़ेगा कैलकुलेट करके। तो 603 1 - 0.933 0.067 मल्टीप्लाई बाय 9
603 आ रहा, मतलब हाँ इसमें एरर आया होगा फिर। तो 0.603 इंटू 10⁻⁴ कितना आ रहा, 13। तो इसको अगर मैं मान लो 60 लिखने बैठूँगा अगर इसको, तो 11 तो है ही इसमें। कहाँ से क्वेश्चंस उठा के आए रे भाई आज के। 603 6.603 इंटू 10⁻13, तो ये हो जाएगा 60.3 इंटू 10⁻11 जूल्स। या हो सकता है कि ये 6 पॉइंट होगा, ऐसा लग रहा मुझे। ये शायद यहाँ पर ऑप्शंस में एक बार देख लो, ऑप्शन सही लिखा क्या मैंने, कहीं 6.3 तो नहीं थे। प्रोबेबली हो सकता है ये 6 पॉइंट होगा। ये तुम्हारी गलती नहीं है, छोटा सा गलती हुआ है बस। 3 की जगह 9 होना। अब कर लो 993 0.993। कुंजम 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 007। कितना आप देखो, 1 माइनस 0.993, 0.007 मल्टीप्लाई बाय 9, वो आएगा 0.063। अब आएगा बराबर 0.063 इंटू 10⁻13। तो 0.063 इंटू 10⁻13, तो अगर 63 करेंगे तो क्या हो जाएगा वो 10⁻11। 1 2 3 10 हो जाएगा। तो ये 63 इंटू 10⁻10, ये आपका करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट। The nuclear reaction H2 plus H2 giving you He4, mass of deuteron is equals to 2.0141 atomic mass unit, and mass of helium is equals to 4.0024 atomic mass unit। तो ये अब जो रिएक्शन है कौन सा है, ये पूछा गया इसमें। ये एक फ्यूजन रिएक्शन है। पहला ऑप्शन कह रहा है रिलीजिंग 24 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी। सेकंड ऑप्शन, ये एक फ्यूजन रिएक्शन है एब्जॉर्बिंग 24 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी। फिर इसने लिखा है आगे, ये एक फिशन रिएक्शन है, फिशन रिएक्शन रिलीजिंग 0.0258 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी। चौथा, ये एक फिशन रिएक्शन है रिलीजिंग नहीं, एब्जॉर्बिंग 0.0258 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी। देखो पहली बात तो देखकर ही समझ में आ गया, यहां पर दो लाइटर न्यूक्लियर मिलकर एक हैवी न्यूक्लियर बने हैं।
तो फिशन तो नहीं हो सकता, क्या हुआ होगा, ये फ्यूजन ही हुआ होगा, है ना। अब इसमें देखो कुछ कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, दिमाग लगाओ सिर्फ, है ना, कि भाई क्या है, हम लोग क्या जानते हैं यहाँ पे कि भैया ये पहली बात तो दो लाइटर न्यूक्लियर मिलकर एक हैवी न्यूक्लियर बना है, तो ये फ्यूजन है। तो पहले ये तो दो पहले ही कैंसल आउट हो गए, और हमको मालूम है ये फ्यूजन जब प्रोसेस होता है न्यूक्लियर फ्यूजन तो उसमें एनर्जी रिलीज होती है, तो भाई पहला ऑप्शन, तो कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं थी इसमें, प्रेजेंस ऑफ माइंड का यूज करो बस, और कुछ नहीं, है ना। हाँ, अगर नंबर होते अगर अलग अलग और उसमें दो तीन ऑप्शन होते ऐसे कि भाई न्यूक्लियर फ्यूजन, है ना, और एनर्जी एक और होता है न्यूक्लियर फ्यूजन का, और एनर्जी कुछ और होता, तो फिर वो एनर्जी निकालना पड़ती थी। हाँ, तो फिर वो तुमको मेगा इलेक्ट्रॉन वाला जो वैल्यू पर निकालते जैसा, है ना, उसमें क्या करना पड़ता था आपको, मास ऑफ 2 ड्यूटेरियम एटम को माइनस करना पड़ता था, मास ऑफ 2 ड्यूटेरियम न्यूक्लियाई को माइनस करना था मास ऑफ हीलियम न्यूक्लियाई में से, तब जाके फिर वो आपको मिलता था, है ना। फिर वही जो अपन ने अभी थोड़ी देर पहले किया वैसा, इन दैट केस एक क्वेश्चन ओरली बोलता हूं, इसको सॉल्व कर लीजिएगा। लिखना हो गया हो, आखिरी क्वेश्चन है ये आपका, ज्यादा क्वेश्चंस नहीं कर रहे इसके ऊपर, है तो फिर बहुत आड़े टेढ़े है सब, है ना, वो फालतू का टाइम वेस्टेज है तुम्हारे को, नीड में इतने आते नहीं। मॉडर्न फिजिक्स में बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चंस ही पूछते हो, छोटे छोटे चैप्टर्स है वो, क्या, अरे बस चिल्लर कैलकुलेशन, 1-2 डिजिट के कैलकुलेशन, है ना, ऐसा नहीं टाइम कंज्यूमिंग कैलकुलेशंस नहीं आती नहीं। पहले तो तुम्हारे को क्या है, 1 घंटे के अंदर तुमको करना रहता 45 क्वेश्चंस, उसका ऑन एन एवरेज अगर देखें तो 1 मिनट समथिंग सेकेंड्स उसके अंदर तुमको ये आंसर एक आना चाहिए, तो वो खुद उस बात का ध्यान रखते कि तुम्हारे को ये इतना लंबा चौड़ा कैलकुलेशन नहीं डालने का है। हाँ, थोड़ा सा लंबा हो जाता आपका कहाँ, जेई में, क्योंकि वहाँ पर 1 घंटे में 25 क्वेश्चन है, 2 मिनट समथिंग सेकेंड्स कहेंगे, उसके अंदर टाइम डबल हो जा रहा हूँ, है ना, तो थोड़ा सा वहाँ थोड़ा लेंथ दे देते हैं, मगर थोड़ा देते हैं, ऐसा भी नहीं कि ज़बरदस्ती आड़े टेढ़े लेंथ वाले प्रॉब्लम दे दे रहे, वो यहाँ जेई एडवांस में होता है, वो वहाँ तो भाई 2-3 इंच कर लो तो काफ़ी आता है, ऐसा है, तो कभी कभी क्या चीज़ नहीं, ऐसा भी नहीं है छोड़ के भी आ गए तो हो जाए, एक आध सिचुएशन, वो डिपेंड करता सिचुएशन पे, अगर एक आध कोई टेस्ट ऐसा आ गया तुम्हारा, सॉरी एग्जाम ऐसा आ गया जेई एडवांस का कि उसमें बहुत ही ज़्यादा टफ लेवल था, बहुत ही ज़्यादा आते हैं, ऐसा नहीं है, जेई एडवांस में बहुत आते हैं ऐसे क्वेश्चंस, और उस सिचुएशन में एक आध बार ऐसा हुआ था, वो 2014 या कब का तो है, कि भैया ना करते तो बेहतर था, नेगेटिव मार्किंग में चले गए, क्योंकि भैया तुमको कैसा है, मल्टीपल आंसर्स रहते करे, वो मतलब ऐसा भी नहीं था कि भाई कि तुम्हारा यही एग्जाम पैटर्न है, जेई एडवांस की खास बात है, कोई पैटर्न भी फिक्स नहीं रहता, सिलेबस तो पूरा है जो तुम्हारा है, हाँ एक्स्ट्रा भी रहता थोड़ा बहुत, और जैसे कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस डाल देते और उसमें 2 आंसर्स रहते, कभी मल्टीपल आंसर्स रहते, है ना, उसमें से दोनों के दोनों आंसर्स ही करेक्ट आना चाहिए, एक भी अगर गया तो उसको मार्क्स काटेगा, फिर जिससे तुमने बोले भैया 2 आंसर आ रहे, तुमने सिर्फ एक ही टिक करे, एक नहीं करे तो फिर उसका भी गड़बड़ होता, उसके मार्क्स कटते फिर, तो ये सारी सिचुएशंस आती, तो जेई एडवांस वो इसलिए तो एडवांस नाम है उसका, है ना। चलो लिखो एक क्वेश्चन, व्हेन यूरेनियम अंडरगोज फिशन, ये ऐसा लिखना यूरेनियम को 92-235 undergoes fission, full stop, 0.1% of its original mass, 0.1% of its original mass is changed into energy. 0.1% of its original mass is changed into energy. Full stop. How much energy is released
हाउ मच एनर्जी इज रिलीज्ड इफ 1 किलोग्राम ऑफ यूरेनियम, और यूरेनियम कैसे लिखना है आपको, सिंबॉलिक फॉर्म में ऐसा, हाउ मच एनर्जी इज रिलीज्ड इफ 1 किलोग्राम ऑफ यूरेनियम undergoes fission, 1 kilogram of uranium undergoes fission. ओके, फिर आगे लिखिए ऑप्शंस। 9 इंटू 10 रेज टू पावर 10 जूल, 9 इंटू 10 रेज टू पावर 10 जूल। सेकेंड लिखो 9 इंटू 10 रेज टू पावर 11 जूल, 9 इंटू 10 रेज टू पावर 11 जूल। और थर्ड लिखो 9 इंटू 10 रेज टू पावर 12 जूल। और आखिरी चौथा मालूम होगा क्या लिखना है फिर, 10, 11, 12, 13, 9 इंटू 10 रेज टू पावर 13 जूल। बोलो क्या आंसर रहेगा? 13 कितना, 1 ग्राम 1 किलोग्राम का 0.1% कितना रहेगा? -3, 1/100, 1% रहेगा 1/100, और ये 0.1 बोले तो 0.1/100 यानी 10 रेज टू पावर -3। ओके ठीक है, 10 रेज टू पावर -3 इंटू फिर क्या हो जाएगा 9 इंटू 10 रेज टू पावर 16 बराबर 9 इंटू 10 रेज टू पावर 13 जूल्स हो जाएगा। तो प्रोबेबली तुमको देखो नीट में जो क्वेश्चंस आएंगे कुछ सिंपल फॉर्मेट के आएंगे, इसमें कुछ खास ऐसा कॉम्प्लेक्स नहीं। अपन ने जो देखे वो बोर्ड का जो बोर्ड वाले हैं कैलकुलेशंस वो थोड़े से लंबे जाते हैं यहाँ पे, है ना। आई हेट दिस चैप्टर यार।